नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? जी, मैं गोंडा से बोल रही हूँ। शिक्षा मित्र हूँ, नीलम मिश्रा। हाँ जी, बताइए। जी, जो सर आप वो डेमो इंटरव्यू के बारे में बताते रहते हैं कि मतलब ऐसा होगा, तो उस हमें जानना है कि उसमें किस टाइप के मतलब क्वेश्चन या क्या पूछा जाएगा। आपने स्पीकर ऑन कर रखा है, तो ऑफ कर जी लीजिए। जी हाँ जी, अब सुनाई दे रही मेरी आवाज़? जी जी। हुँ, तो आप शिक्षा मित्र हैं, कब से हैं? मैं 2004 से हूँ। 2004 से। और आपका ट्रेनिंग पूरा हुआ होगा 2 साल वाला सॉरी वो दूरस्थ बीटीसी, जी और टेट पास हैं? जी, 2017 में पास हूँ। 2017 से आप प्राइमरी टेट पास हैं, उसके बाद फिर दिया आपने दोबारा कभी? हाँ, दिया था सर, लेकिन नहीं, टेट तो नहीं दिया था, लेकिन सुपर टेट दिया था, तो बहुत एक में 3 नंबर से एक बार रुक गया, हुँ, और हुँ। एक बार 7 नंबर से रुक गया। चलिए कोई बात नहीं, आपने क्या कमी रह गई उसको छोड़िए, आपने कितना किया उस पर फ़ोकस कीजिए कि आपने काफ़ी अच्छा किया। आप जी 2017 से पहले टेट नहीं पास थीं, उसके पहले जो है तरह-तरह की चीज़ें भ्रम फैलाए जा रहे थे, बिना टेट के हर चीज़ होगा, बिना टेट के ही नेता लोग बात कर रहे थे। लेकिन फिर जब हो गया कि नहीं टेट पास करना है, तो आपने मन जी से टेट दिया, 2017 में टेट पास भी कर ली। और जी फिर जब सुपर टेट हुआ तो आपने उसमें भी प्रयास किया और अच्छा प्रयास रहा आपका। जी नंबर ठीक-ठाक आए, थोड़े से नंबर की वजह से रह गई, कोई बात नहीं। तो जो लोग पास हुए, वो आज जो है सहायक अध्यापक बन चुके हैं, जी और जो लोग रह गए हैं, उनके लिए आप लगातार सुनती ही होंगी, हम सब सारी चीज़ें बताते ही हैं, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। जी तो केंद्र के अनुमति के बिना कोई भी काम राज्य सरकार करता है, तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। अभी जो भी चीज़ें होने जा रही हैं, वो केंद्र सरकार कर रही है, और जी भारत के सभी राज्यों में होने जा रहा है। तो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ हो रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही जो भी टेट पास, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं या फिर बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले हैं, जो भी पुराने लोग हैं, उन सब के लिए रास्ता बना करके गवर्नमेंट सबको जो है नियुक्तियाँ देने जा रही है। तो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ हो रहा है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी लिखा हुआ है कि भविष्य में जो भी भर्तियाँ होंगी, जी उनमें इंटरव्यू और डेमो अनिवार्य रहेगा, अभिन्न अंग होगा। तो वो भविष्य की बात करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कब से शुरुआत होगा, वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक नियमावली बनाई नहीं गई है। जी। तो इंटरव्यू होगा, कब से होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर। तो नहीं नहीं, तो यही मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें हाँ, वो भी रहे। बता रहे हैं। जी तो आप लोग का जो भी प्राइमरी में समायोजन होना है, जी उसमें क्या प्रक्रिया होगी एग्जैक्टली, वो जब घोषणा होगा तब सामने आएगा। लेकिन अभी से ये मान करके चलना है, सुपर टेट तो नहीं देना है, जी लेकिन इंटरव्यू डेमो हो सकता है। जी और आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हो सकता है, तो अब पढ़ाई करना है आगे। और पढ़ाई जी करने के लिए आपको सिर्फ उठा लेना है सुपर टेट का सिलेबस, कुछ अलग जी नहीं पढ़ना है। आपने सुपर टेट का सिलेबस लेकर के आपने पढ़ाई किया, 69,000 में आपने जी प्रयास किया, जी वही सब आपको पढ़ना है, वही सब रिवाइज करना है, जो सुपर टेट में था, जो यूपी टेट में था, कुछ भी अलग से नहीं करना है। जी तो आप सुपर टेट उठा लीजिए, सिलेबस देखिए, उसमें भाषा है, 3 भाषाएँ हैं, है ना? जी हाँ, तो इंग्लिश पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। हिंदी आपकी अपनी भाषा है, हिंदी पर अच्छी पकड़ पहले से होगी, और अच्छी पकड़ कर लीजिएगा। और बेसिक नॉलेज संस्कृत की भी रखिएगा, 3 भाषा तैयार करके चलिए। मेनली 2 भाषा तो हर हाल में होना ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। संस्कृत पर भी थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, तो 3 भाषा कोशिश कीजिए तैयार करने का, सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है मैथ और थोड़ा बहुत रीज़निंग। तो मैथ जो है, आप जो भी प्रसिद्धि विद्यालय में 6, 7, 8 की किताबें चलती हैं, नीचे की कक्षाओं में 3, 4, 5 में भी मैथ चलता है, तो आप क्लास 3 की बुक उठा लीजिए, और क्लास 3 की बुक को पढ़ते जाइए। उसमें जो कुछ हिंदी में लिखा है, या कोई प्राइवेट स्कूल की बुक हो, इंग्लिश में लिखा हो, जो आपको आसान लगे, हिंदी या इंग्लिश, उस बुक को उठाए, उसमें जो लिखा गया है, उसको ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि सवाल तो हर कोई लगा लेता है, सीख जी करके। लेकिन जब थ्योरी पूछा जाता है, कोई फ़ॉर्मूला पूछा जाता है, जी या कोई चीज़ समझाने को कहा जाता है, तो लोग वहाँ पर अटक जाते हैं, फँस जाते हैं। और
एग्जाम में तो लिखना होता है, आंसर प्रश्न दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, टिक मारना होता है, लेकिन इंटरव्यू में क्या है, वहां पर वो आपसे पूछेंगे, आप कुछ बताएंगे, फिर उसी में से वो कोई सवाल कर देंगे, यानी डिटेल में चले जाएंगे अंदर। तो अगर जिसने थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो वो फंसेगा। तो इसलिए क्लास 3 की बुक उठाइए, उसमें सवाल भी जो है लगाने को वो भी लगाइए, वहाँ जो उदाहरण दिए हैं उनको भी बड़े ध्यान से समझिए, एक एक सवाल लगाइए, लेकिन उससे पहले उस चैप्टर में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, जो कुछ लिखा है उसको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, और जो चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ फार्मूला हुआ, कुछ इस तरह के नियम होंगे, कुछ नियम के अपवाद होंगे, कुछ जो भी कुछ होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें याद रखना ही है हर हाल में, तो उन चीज़ों को पेंसिल से मार्क कर लीजिए या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए और उनको रट जाइएगा। ठीक है, तो फार्मूले भी रट जाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रट जाने हैं, और समझना है डिटेल में। पढ़ाई करते वक्त कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है। तो पढ़ाई के लिए तीनों काम करना होता है, प्रैक्टिस भी करना है, याद भी करना है, रटना भी है, और समझना भी। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी याद, जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वहाँ नाम याद करने होंगे, व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, तारीखें याद करनी होंगी, वो याद करना होगा। घटना जो घटित हुई है, कोई युद्ध हुआ या जो कुछ, उसको समझना होगा, और फिर इतना सब करने के बाद लिखने का प्रयास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार सारी चीज़ें लिख करके प्रैक्टिस करें कि हम वो पूरी कहानी हम समझ गए हैं कि नहीं, हम बता पा रहे हैं कि नहीं, हम लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो कोई भी सब्जेक्ट है वहाँ पर 3 काम ज़रूर करने होते हैं। रटना तो बहुत ज़रूरी है, लोग कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए, अगर रटेंगे नहीं, फैक्ट नहीं याद होगा, नाम नहीं याद होंगे, तारीख नहीं याद होगा, तो हम हिस्ट्री में कैसे हिस्ट्री कैसे करेंगे? मैथ में फार्मूले नहीं याद होंगे, तो कैसे हम फिर सवाल हल करेंगे? फार्मूला तो चाहिए ही चाहिए। तो रटना इम्पोर्टेंट पार्ट है पढ़ाई का, समझना तो है ही, और प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ताकि हम वो चीज़ भूलें नहीं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। तो मैथ्स क्लास 3 से शुरू कीजिएगा, तब आसान लगेगा, अगर ऊपर से शुरू करेंगे कठिन लगेगा। तो 3 से पढ़िए, समझिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, 3 के बाद जब 2 बार 3 बार 3 की बुक को पूरा कर लीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया बुक तो खत्म, 3 की बुक पूरी खत्म कीजिए, फिर दोबारा उसी 3 की बुक को फिर से शुरू से कीजिए, फिर तिबारा कीजिए, 3 बार 4 बार एक किताब को पढ़ जाइए, फिर आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर में क्या है, क्लास 3 के सिलेबस में क्या है। जब इतना तैयार हो जाए क्लास 3 का, अब आइए क्लास 4 पर। मान लीजिए कि 15 दिन में आप 3 का कर लिए 3-4 बार, फिर क्लास 4 का उठाइए 15 दिन में 3-4 बार, क्लास 4 का कर जाइए पूरी बुक, 2 घंटा 3 घंटा, अभी तो छुट्टी हो गया, खाली है। तो मैथ सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है प्रॉब्लम, जी मैथ ही कारण तो सबका ही आता है। जबकि मैथ बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है। क्लास 3 से आप शुरू कीजिए, 15 दिन तक उस किताब क्लास को 3 का तो कर लेते हैं, 3 4 कर लेते हैं, यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। हम समझते हैं कि हम ये तो कर लेते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, हम चलो आगे वाला करते हैं। लेकिन उसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम कर लेते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन जो हम छोड़ कर के आए हैं, जिस पर मेरा ध्यान नहीं है, वो चीज़ें तो हमें नहीं पता हैं। लेकिन अब हम ऊपर की बुक उठाए, वो भी चीज़ें वहाँ आ रही हैं, तो फिर वहाँ पर वो दिक्कत देता है। जैसे घर में सीढ़ी बनी होगी आपके, बनी है? जी। घर में आपके सीढ़ी बनी होगी ना ऊपर जाने के लिए, तो उसमें छोटे-छोटे स्टेप्स होंगे, आप एक-एक कदम बढ़ाती होंगी और ऊपर चली जाती होंगी, है ना? जी। अगर हम नीचे के 4 सीढ़ी तोड़ दें तो क्या होगा? चढ़ जाएँगी ऊपर? चढ़ पाएँगी ऊपर आसानी से? नहीं चढ़ पाएँगे। तो सिर्फ़ 4 सीढ़ी, अगर 10-12 सीढ़ी है, 15 सीढ़ी है, उसमें से हम सिर्फ़ 4 सीढ़ी तोड़ रहे हैं, तो आपको चढ़ने में दिक्कत हो रही है। ऊपर की सीढ़ियाँ हैं तो ज़रूर, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचेंगी तब तो ऊपर की सीढ़ी आप चढ़ पाएँगी, नीचे ही गायब है। यही चीज़ पढ़ाई में भी होता है लागू, कि जब नीचे की चीज़ें अगर कहीं से कुछ भी छूट गया है, तो वो ऊपर दिक्कत देगा ही देगा, ऊपर तक जाने नहीं देगा आपको, वो आगे दिक्कत देगा ही। तो इसलिए ये इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि हमें सब आता है। आता है तो क्या दिक्कत है, रिवाइज़ कर जाएँगे ना। चलिए आता है तो हम कह रहे हैं 15 दिन में 4 बार पढ़िए, आपको आता है, आप हफ्ते भर में 4 बार पढ़ जाएँगी, है ना? अब तो और आसान हो गया, हमें आता है। लेकिन 4 बार से कम कोई किताब मत पढ़िएगा, नहीं तो वो तैयार नहीं होगा। लोग एक बार पढ़ के समझते हैं कि हम तो पढ़ लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरी बुक एक बार खत्म कीजिए, फिर शुरू से एक बार और खत्म कीजिए, फिर एक बार और खत्म कीजिए शुरू से, और फिर चौथी बार कीजिए। 4 बार जब आप पढ़ लीजिए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि हाँ 3 की मैथ हमें पूरी आती है। 4 बार आपने किया है आज तक कभी खत्म? नहीं। ऐसे ही कभी पढ़ाया होगा स्कूल में
या ऐसे ही कभी कुछ खोल करके कोई चैप्टर वगैरह देखा होगा, लेकिन कंटिन्यू पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपने एक बार भी नहीं खत्म किया होगा कि चलो 4 दिन के अंदर हम पूरी बुक खत्म करते हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन अब आपको करना है। क्लास 3 की बुक ले लीजिए, उसको शुरू से लेकर अंत तक एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है, उसमें जो कुछ कहा जा रहा है सब पढ़ना है, चैप्टर 1 से लास्ट के चैप्टर तक। 3 की जब बुक खत्म हो जाए 15 दिन के अंदर 4 बार, फिर 4 की बुक 15 दिन में 4 बार खत्म कीजिए, फिर 5 की बुक ऐसे ही 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी लग जाए, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। आप अगर डेली जो है 3 घंटा 4 घंटा करेंगे तो जल्दी खत्म होगा। ऐसे ही 3, 4, 5 के बाद तब आइए 6 पर, फिर जाइए 7 पर। अब 6 के बाद तक, 6 तक तो ठीक है, आसान है, लेकिन जैसे ही आप 7 की बुक उठाएंगी, जो लोग पीछे का नहीं पढ़े हैं ठीक से, 7 की बुक में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। 7 की मैथ इतनी हार्ड है, अच्छे लोगों को पसीने वहीं से छूटने शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए लोग फिर आगे जाकर के मैथ छोड़ देते हैं। 6 की मैथ सिर्फ परिचय है, 6 तक, क्लास 1 से 6 तक सिर्फ मैथ से परिचय कराया गया है, सामान्य परिचय है। 7 से असली मैथ शुरू होता है, और वहाँ से लोग पीछे भागना शुरू कर देते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, मैथ कहने लगते हैं कि अब मैथ हमारे बस का नहीं है। तो मैथ के लिए 3, 4, 5, 6 का मैथ इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लेना है, वही चीज़ें 7 में आने वाली हैं। फिर 7 की मैथ आसान, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप जब भी पेपर देखेंगी सुपर टेट का या यूपी टेट का, ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 7 और क्लास 8 से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से होते हैं। लोग 6 तक का अगर 30 प्रश्न आया है मैथ से, तो 30 में से 15 प्रश्न तो क्लास 6 तक वाले पूछे गए होंगे, लेकिन जो आगे के 15 प्रश्न हैं वो 7, 8 से पूछे गए होंगे, और वो हर कोई नहीं कर पाता। तो मैथ को ऐसे करके कीजिए, हर क्लास की बुक को 4 बार 5 बार पढ़िए, मैथ आसान हो जाएगा। अब थोड़ी बहुत रीजनिंग भी पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग की बुक अलग से मार्केट से लेकर। मैथ जिसको आता है, मैथ जो कर ले रहा है, रीजनिंग भी कर लेगा। अब इसके बाद आता है जीएस। आप जीएस की तैयारी कीजिए। जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, साइंस है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, हमारा कला संस्कृति है, करंट अफेयर्स है। तो जीएस बहुत 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 ज़्यादा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें कही गई हैं वो सब सिलेबस से लेकर के किताबें पढ़िए। वो भी किताबें अपने जो सरकारी स्कूल में चल रही हैं, उन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, वही चैप्टर बार बार पढ़िए, उन्हीं में ही मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये बेसिक तैयारी की बात कर रहे हैं। बेसिक जब तैयार हो जाएगा, इसके बाद फिर आप उठा लीजिएगा किसी राइटर की बुक, इतिहास की, कोई हायर लेवल की जो है भूगोल की किताब उठा लीजिएगा। लेकिन जो स्कूल में चल रहे हैं उतना ही पहले तैयार करना है, वहाँ पर समझना भी है, याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। और अखबार पढ़ना है डेली, करंट अफेयर्स के लिए, करंट जो लेटेस्ट चल रहा है भारत में, भारत के बाहर, जहाँ कहीं जो कुछ भी चल रहा है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, अर्थ जगत में, खेल जगत में, वो सब। बस सिलेबस सुपर टेट का लेकर इसी तरीके से पढ़िए, हो जाएगा तैयार। ये तैयारी रहेगी, इंटरव्यू होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं होता है तब तो डायरेक्ट जैसे हुआ था उस बार वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, सुपर टेट नहीं देना है, ये कन्फर्म है। सुपर टेट जो 2 बार हुए हैं, वो राज्य सरकार की जब भर्ती अगली आएगी 51,000 या जो कुछ भी, उनमें होगा फिर से सुपर टेट। लेकिन अभी जो कुछ ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र के पद अलग होते हैं, राज्य के पद अलग होते हैं। पहले केंद्र कोई योजना शुरू करती है, वो भर्ती केंद्र सरकार करवाती है। उसके बाद उसमें जो लोग रिटायर होते हैं, छोड़ कर जाते हैं, जो पद खाली होते हैं, फिर वो राज्य सरकार का अधिकार बनता है, वो राज्य सरकार करती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम कुछ और बता रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ और बोली। तो यूपी गवर्नमेंट जो कुछ बोल रही है वो अपनी चीज़ों को बोल रही है, और हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो सब केंद्र की चीज़ों की बात करते हैं ज़्यादातर। तो सर आप ही जो आपका वीडियो आता है, या मतलब जो आप पोस्ट डालते हैं, उसी में विश्वास करके हम बैठे हुए हैं कि किसी न किसी दिन होगा। तो बस आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने हाथ में पढ़ाई है। जी। बाकी गवर्नमेंट को जो करना है वो गवर्नमेंट करेगी ही, उसमें हमारा आपका कोई जोर नहीं है। हम लोग चाहे जितना सर पटक लें, क्यों ना कोई सुसाइड कर ले, आग लगा ले, कुछ भी कर ले, उससे क्या फायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। धरना करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट कचहरी से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन में लिए जो है आप अपना प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही चलेगी। अगर कोई ज़बरदस्ती काम कराना चाहेगा इल्लीगल तरीके से, तो इल्लीगल चीज़ों का भविष्य नहीं होता है। आपने देखा इल्लीगल तरीके से समायोजन हुआ था, उसका क्या परिणाम हुआ।
मेरा समायोजन नहीं हुआ था सर। अच्छा, आप समायोजित नहीं थी। जी। चलिए, तो जब समायोजित नहीं थी आपको तो वही 3-3.5 हज़ार मिलता रहा होगा बाकी लोगों को। जी। अ, मेरी उस टाइम कम थी तो मेरा नहीं हुआ था। तो आपको तो जैसे अन्य लोगों को 30,000 मिल रहा था, तो आप लोगों को कितना मिल रहा था उस दौरान जब समायोजन हुआ था? 3500 ही तो शायद मिल रहा था, 3500। अच्छा, 3500। फिर समायोजन रद्द हुआ, उसके बाद जो है सब लोग आ गए 3500 पर, और फिर उसके बाद पेमेंट बढ़ा करके 10,000 किया गया, तो अभी आप भी 10,000 पा रही होंगी। जी। सभी लोगों को फिर 10,000 कर दिया गया। तो जब समायोजन हुआ था तो सहायक अध्यापक के पद पर गए, तो वहाँ जो कुछ था वो सुविधा मिल रही थी, वो पेमेंट मिल रहा था। जब समायोजन रद्द हुआ तो वापस आ गए शिक्षा मित्र पर, तो जो शिक्षा मित्र योजना में जो कुछ था तो वो उनको भी मिलने लगा फिर से 3500। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाया, 10,000 किया, तो वही बात वो बार बार बोलते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि वो कह रहे हैं 3 गुना कर दिया, हमको 30,000 मिल रहा था और हमको 10,000 हो गया, तो 3 गुना कहाँ हुआ, हमारा तो तिहाई हो गया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब गए थे सहायक अध्यापक के पद पर, तो वहाँ का पेमेंट 30,000 था, और जब छोड़ कर गए थे उससे पहले शिक्षा मित्र थे, और जब समायोजन रद्द हुआ फिर वापस आ गए शिक्षा मित्र पर, तो यहाँ तो 3,500 ही था, 3500। तो द्विवेदी जी थे इसके पहले, वो बार बार कहते थे 3 गुना कर दिया गया, पहले से 3.5 था, 10 हम लोगों ने कर दिया। वो जो फैक्ट है वो बात बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षा मित्र जो समायोजित हुए थे वो 30,000 पर गए थे, वहाँ पर सहायक अध्यापक का पद था, वो उससे तुलना करने लगते हैं। देखा होगा आपने भी, बहुत सारे फेसबुक वगैरह पर लिखते रहते हैं। वो मेरा सोशल मीडिया पे मेरे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए और बताइए, कहीं कोई डाउट? जी नहीं सर, बस यही था कि यही जानना था कि क्या चीज़ कोई अलग से चीज़ें तो नहीं पूछ सकती। नहीं, अलग से कुछ नहीं, जो भी होगा सब्जेक्ट का पूछेंगे, आपके बारे में पूछ सकते हैं। जी आपने हाई स्कूल कब किया, इंटर कब किया, दूरस्थ बीटीसी कहाँ से किया, कैसे किया, कुछ भी पूछ सकते हैं। जानते तो हैं दूरस्थ बीटीसी गवर्नमेंट ने कराया सब कुछ, लेकिन फिर भी पूछ देंगे वहाँ जी। ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे हो सकता है चर्चा कर लें, सामान्य चर्चा। तो इंटरव्यू का मतलब कुछ भी आपके पूछ नॉलेज सकते के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस की जांच करना, मेनली तो कॉन्फिडेंस की जांच की जाती है वहाँ हैं। पर, जी। कि जो भी आपके सामने बातचीत कर रहा है, जो कुछ भी पूछा जा रहा है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कह रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल का उत्तर नहीं आता है, तो क्या आप सामने वाले को उल्लू तो नहीं बना रहे हैं, या आप सीधा-सीधा बोल देते हैं नहीं सर हमें इसका आंसर नहीं पता है। अगर कोई घुमा रहा है, झूठे बोले जा रहा है, आंसर नहीं पता है लेकिन उल्टा-सीधा आंसर दे रहा है, तो समझ जाते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, ये उल्लू बनाने वाला इंसान है। और अगर कोई इंसान सीधा बोल देता है, ठीक है भाई 10 प्रश्न पूछा गया, हमने 6 प्रश्न का उत्तर दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 का 10 का आंसर हमें आता ही हो। अगर हमने 4 का उत्तर नहीं आता है तो हमें घुमाना नहीं है उनको। अगर आता है, थोड़ा-थोड़ा आता है, तो बता देंगे सर ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पता है, हाँ, थोड़ी बहुत जो हमें मालूम है वो हम सुना देंगे उनको। और नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कह देंगे सॉरी सर इसका आंसर हमें नहीं मालूम है। लेकिन अगर कोई घुमाने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ दिक्कत होती है। वो सामने बैठा व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, वो क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर तो उसे मालूम है। कम से कम शब्दों में आंसर दिया जाए। तो वहाँ पर क्लियर बोलना होता है जो भी बात है, वहाँ पर गुमराह नहीं करना होता है, घुमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नॉर्मल रहना होता है, घबराना नहीं होता है। वो यही सब चेक करते हैं कि कौन कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख पा रहा है, बस। बाकी तो उनको पता है कि जो भी आया है, डिग्री, डिप्लोमा जो कुछ भी होता है, या टेट वगैरह भी वो सब करके आया है, तो नॉलेज तो होगा ही। मेनली उनको कॉन्फिडेंस चेक करना होता है, और जिस काम के लिए आपको वो लगाया जाना है, उस काम को आप कर पाएँगे कि नहीं। तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं, वो तो सालों से हैं, आप ही हैं 2004 से हैं, तो इतने सालों का अनुभव है, तो स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है ही है, तो अनुभव से संबंधित पूछ सकते हैं। कोई बुक से संबंधित कि क्लास 3 में कौन-कौन सी किताबें चल रही है, अच्छा आप कौन-सा विषय पढ़ाती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ाती हैं? उसमें अगर आपने कहा हिंदी, तो हिंदी की किताब का नाम क्या है? तो किताबों का नाम पूछ सकते हैं, पहले चैप्टर में क्या है? ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो जो स्कूल में जो कुछ भी है, या कोई योजना चल रही हो, निपुण योजना वगैरह से संबंधित, या जो कुछ भी चल रहा है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई ऐप वगैरह आप लोग के लिए, कोई काम करने के लिए ऐप जो चल रहे हैं ढेर सारे, उससे संबंधित कुछ चीज़ें ऐसे ही चर्चा कर सकते हैं। तो इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, 100% नहीं, लेकिन आप मान कर के चलिए कि होगा, तैयारी करते रहिए और सुपर टेट वाला सिलेबस तैयार कीजिए। बाकी आपके विद्यालय में जो कुछ हो रहा है, वो आप कर ही रही हैं, बस उस पर ध्यान देते रहिए उसके बारे में, ताकि पूछा जाए तो आप बताने के लिए कहीं हिचकिचाहट ना हो, आप आराम से बता सकिए।
ठीक है, चलिए और कुछ तो नहीं, जी नहीं चलिए रखें फिर। धन्यवाद आपका सर। वेलकम।